हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। हमने कल आपको पूरा प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था। अब आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, ये विश्व की प्राचीनतम और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की खोज हुई थी। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक कौशल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम विस्तार से पढ़ते हैं। किसी खोज और काल निर्धारण, डिस्कवरी ऑफ टाइमलाइन। तो खोज, इस सभ्यता की खोज का जो श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी। जो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। अगले ही वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक जो थे, वो सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने दुनिया के सामने इस महान सभ्यता की घोषणा की थी। फिर इसका जो टाइम पीरियड था, रेडियो कार्बन C12 जैसी आधुनिक काल निर्धारण पद्धतियों के अनुसार इस सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह अपने पूर्ण विकसित रूप से लगभग 500 से 600 वर्षों तक रही है। इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था, जो भौगोलिक विस्तार था, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है केवल सिंधु नदी के आसपास ही नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े क्षेत्र में था। इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। जो उत्तरी सीमा थी वो मांडू, जम्मू कश्मीर, अपना भारत उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है ना, फिर मांडा चिनाब नदी के किनारे था। दक्षिणी सीमा नीचे क्या है, महाराष्ट्र है, तो प्रवरा नदी के किनारे फैला हुआ था। पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ हिंडन नदी के किनारे फैला हुआ था। और जो पश्चिमी सीमा थी सुदकांगी रोड, पाकिस्तान का बलूचिस्तान दास नदी के किनारे था। नगर नियोजन और वास्तुकला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी और आकर्षक विशेषता उसकी नगर नियोजन, अर्बन जो प्लानिंग थी उनकी, जो उस समय की मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे समकालीन सभ्यताओं में भी देखने को नहीं मिलता है। फिर इनकी जो ग्रिड पद्धति थी, ग्रिड सिस्टम, जो नगरों की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे पूरा शहर शतरंज की बोर्ड की तरह चौकोर ब्लॉकों में बटा हुआ था। ये 2 भागों में विभाजन था, हर शहर 2 भागों में बटा हुआ था। एक पश्चिमी टीला था जिसे दुर्ग कहा जाता था। यह ऊंचाई पर बना होता था और चारों ओर किलेबंदी थी। यहाँ संभवतः शासक वर्ग या प्रशासनिक लोग रहते थे। जो ज़्यादा अमीर लोग रहते थे वो दुर्ग टीले में रहते थे। यहाँ किलाबंद था, चारों तरफ से सिक्योरिटीज़ की व्यवस्थाएं थी। और जो पूर्वी टीला, जो निचला शहर था, यह एक बड़ा क्षेत्र था जहाँ आम जनता, आम नागरिक, व्यापारी या शिल्पी रहते थे। यहाँ पक्के मकान भी थे। घरों के निर्माण के लिए जो पक्की ईंटें, जिन्हें धूप में सुखाने की बजाय आग से पकाया जाता था, उसका प्रयोग किया गया। ईंटों का जो अनुपात था 4:2:1, मतलब 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलती थी। लोथल इसका आबाद है, जिसका लोथल एक ऐसा आबाद है जिसका जो दरवाज़ा था वो मुख्य सड़क की ओर खुला करता था। फिर जल निकासी प्रणाली, यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। हर घर से निकलने वाला जो गंदा पानी गली की नाली में जाता था, जो आगे चलकर मुख्य सड़क के बड़े नालों से जुड़ जाता था। नालियों को पक्की ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढका जाता था। और सफाई के लिए जगह जगह पर मैन होल, मतलब उसको हटाने के लिए निटानमक बनाए जाते थे। यहाँ विशाल यहाँ स्नानागार भी था, द ग्रेट बाथ कहा जाता था। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला, जिसका उपयोग संभवतः किसी धार्मिक या सार्वजनिक उत्सव के समय सामूहिक स्नान के लिए भी किया जाता था। अन्नागार था, यहाँ अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विशाल गोदाम कोठार बनाए गए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिले हैं। ये इमरजेंसी के लिए भी यहाँ अनाज रखा जाता था कि कभी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो वहाँ अनाज सुरक्षित रहेगा। फिर सामाजिक और धार्मिक जीवन, यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। खुदाई में बड़ी संख्या में नारी की मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ मिलने से यह अनुमान लगाया गया कि जो सिंधु समाज था वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी परिवार में जो महिलाओं का स्थान था वो सर्वोपरि था। फिर यहाँ जो लोग थे वो शांतिप्रिय लोग रहते थे। यहाँ से युद्ध के बहुत कम हथियार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग युद्धप्रिय नहीं बल्कि शांतिप्रिय और व्यापार प्रधान किया करते थे। फिर धार्मिक विश्वास, पशुपतिनाथ की पूजा, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर त्रिमुखी पुरुष योगी की आकृति है। इसे आदि शिव या पशुपतिनाथ माना गया है। उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैड़ा, भैंसा आदि जानवर बने हुए हैं। माता देवी की पूजा हुई। लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। प्रकृति पूजा, वृक्ष विशेषकर पीपल, पशु जो था एक सिंह वाला सांड, कुंवर वाला सांड, जल की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी। अंतिम संस्कार,
मृतकों के संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थीं। पूर्ण शवाधान मतलब दफनाना, आंशिक शवाधान पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए हिस्से को दफना दिया जाता था, और दाह संस्कार मतलब जलाना। फिर आर्थिक जीवन और व्यापार। इनका जो आर्थिक बेस था वो पहला था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन था। वे गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों उगाया करते थे। दुनिया में जो सबसे पहले कॉटन कपास उगाने का जो श्रेय है सिंधु घाटी लोगों को ही जाता है, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। फिर पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और बैल पाए जाते थे। कुबड़ वाला सांड उनका सबसे प्रिय पशु था। वे घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन उसे पालतू बनाने के पुख्ता प्रमाण नहीं है। हालांकि जो सूटकोटता है वहाँ से घोड़े की हमें अस्थियाँ भी मिली हैं। फिर है व्यापार और वाणिज्य। इनका जो व्यापार था आंतरिक, भारत के भीतर और विदेशों जैसे मेसोपोटामिया हो गया, ओमान हो गया, अफगानिस्तान, दोनों स्तरों पर बहुत समृद्ध था। जैसे लोथल, गुजरात, यह इस सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से विदेशों के लिए जहाज आते जाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार के लिए सिक्कों का चयन नहीं था, बल्कि वार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना का उपयोग होता था। मतलब हमारे पास अगर आलू नहीं है, आपके पास प्याज नहीं है, तो आप हमें आलू दे दो, हम आपको प्याज दे दें, ऐसा था। फिर तौल की इकाई मुख्यतः 16 के अनुपात में होती थी, जैसे 16, 32, 64, 160 आदि। लिपि, कला और शिल्प भी थे। बहुत चित्रात्मक शैली थी। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन यह लिपि चित्रों और चिन्हों के रूप में थी। इसे लिखने का जो तरीका एक अनोखा था। पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। फिर कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में कांसे की एक बनी नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल मिली है, जो धातु कला का बेजोड़ नमूना है। मुहरें, खुदाई में सेलखड़ी से बनी लगभग 200 से अधिक मुहरें मिली हैं, जिन पर पशुओं की चित्र और लिपि अंकित है। प्रमुख स्थल वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। फिर इनके जो प्रमुख स्थान थे वर्तमान स्थिति में जो खोजे गए साक्ष्य, जैसे हड़प्पा पंजाब में, पाकिस्तान में अंड भंडार है ना, कांसे का दर्पण, श्रमिकों के आवास प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, सूती कपड़ा भी मिला। फिर लोथल जो गुजरात भारत में ही है, ये यहाँ का बंदरगाह था। गोदीवाड़ा में धान चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। शतरंज का खेल होता था यहाँ। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य, चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हवन कुंड, ये सब मिले। धोलावीरा ये गुजरात में है, भारत में। ये अनूठी संचयन प्रणाली, जल संचयन प्रणाली, 3 भागों में बटा बंगर यहाँ मिला। चान्होदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, यहाँ मनके बनाने के कारखाने और लिपस्टिक और कंघी भी मिले यहाँ। फिर सभ्यता का जो पतन, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का क्रमिक पतन हो गया और 1750 ईसा पूर्व तक आते जाते ये पूरी तरह समाप्त हो गया ग्रामीण संस्कृति में, और ये पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति में बदल गया। इसके पतन के जो कारण हैं वो इतिहासकारों ने में कई मतभेद हैं, उन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। पहला है बाढ़, जो मान्य कारण है। जॉन मार्शल और मैके के अनुसार सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार जो आने वाली भयानक बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी यह दिखाया गया है कि बाढ़ की वजह से ही इसका पतन हुआ है। फिर जलवायु और सूखा, जलवायु परिवर्तन और सूखा। कुछ विद्वानों जैसे अमलानंद घोष हो गए, उनका यह मानना था कि नदियों के मार्ग बदले और कम बारिश के कारण सूखा पड़ा, जिससे लोग पलायन कर गए। फिर बाह या आर्यों का आक्रमण भी हुआ। व्हीलर जैसे जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि बाहरी जो आक्रमणकारी आर्य थे, इन्होंने इस शांतिप्रिय सभ्यता को नष्ट कर दिया। आधुनिक वैज्ञानिक इस थ्योरी को, लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो इस थ्योरी को खारिज करते हैं। फिर यह महामारी, कुछ कंकालों के अध्ययन से मलेरिया जैसी महामारी फैलने के भी संकेत मिले हैं। अब इसका हम कंक्लूजन इस तरह लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी। आज से लगभग 4500 साल पहले उन्होंने जो स्वच्छता, जो पक्के मकान, जो बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए, वह आज के आधुनिक शहरों के लिए एक मिसाल है, और यही कारण है कि भारतीय इतिहास में इसका स्थान बेहद गौरवपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होता है। अगर MPPSC में 2, 7 एंड 10 मार्क्स में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपसे पूछ लेता है तो हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। लेकिन ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो गया। इसको बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि बिना कंक्लूजन के आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, ना कि पूरा माना जाएगा। ओके, अब हम कल आपको पूरा वैदिक काल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।